युवा क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, देश को किस नज़र से देखना चाहते हैं, वो तमाम मुद्दों को हमने सामने रखते हुए एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। लिटरेसी रेट है इंडिया का उससे भी कम जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का है। ठीक लोकसभा इलेक्शन के पहले हमने ये कोशिश की कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुँचे। जो इसका होमवर्क किया आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, वो क्या डिमांड्स हैं? जब एक वक्त में वो ज़रूरत थी तो अंबेडकर साहब ने जब वो डिमांड लाया और वो रिजर्वेशन का एक कानून लाया ST SC OBCs के लिए, तो देश की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसे उस बैकवर्डनेस से निकाल के बाहर लाए, बल्कि रोज़गार में, सोसाइटी में, तमाम जगह पर उसका वो समान अधिकार होना चाहिए। तो हमारा जो संगठन है SIO जो है, उसका विचार जो है वो इस्लाम है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष आनंद, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जो कि छात्र संगठन है एक SIO, इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके नेशनल सेक्रेटरी हैं मुनव्वर हुसैन साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मुनव्वर साहब, आज आप बरेली आए हैं, किस खास मकसद से आए हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो। जी, आज का असल में बरेली आना, हमने एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो लॉन्च किया है लोकसभा इलेक्शन को सामने रखते हुए। उसी सिलसिले में उसके लॉन्चिंग के लिए आज बरेली आना हुआ है। मतलब लोकसभा इलेक्शन से स्टूडेंट्स का मैनिफेस्टो का क्या मतलब है हुआ? स्टूडेंट मैनिफेस्टो असल में वो है कि स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, हमने देश भर में शिक्षा संवाद और छात्रों की चर्चा गोष्ठी के ज़रिए से स्टूडेंट्स की क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या ज़रूरियात हैं, युवाओं की क्या क्या डिमांड्स हैं, वो सब हमने साल भर जानने की कोशिश की। और फिर ठीक लोकसभा इलेक्शन के पहले हमने ये कोशिश की कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुँचे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो हमने लॉन्च किया है, जिसमें शिक्षा के मुद्दों पर, रोज़गार के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, सोशल जस्टिस के मुद्दों पर, युवा क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, देश को किस नज़र से देखना चाहते हैं, वो तमाम मुद्दों को हमने सामने रखते हुए एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। और उसी सिलसिले में हम देश भर में, मुल्क भर में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ से मिल रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो डिमांड्स जो युवा सोचते हैं, समझते हैं, पूरी होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने भी मैनिफेस्टो में शामिल करें और फिर जब वो सरकार में आए तो वो उसे पूरा करने की भी कोशिश करें। अच्छा, ये तो खैर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वैसे आमतौर पर इलेक्शंस में पार्टियाँ या उम्मीदवार, ख़ास तौर पर पार्टियाँ और फिर कुछ उम्मीदवार अपनी मैनिफेस्टो, अपनी कुछ ऐसी वादे करते हैं वो, लेकिन छात्र इलेक्शन में कोई ऐसे करके ऑफिशियली कोई डिमांड, वैसे तो छात्र संगठन डिमांड्स करते ही रहते हैं, आंदोलन भी करते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शंस में कोई मैनिफेस्टो भी जारी करके वो अपनी डिमांड कर रहे हैं जो सभी पार्टियों से, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, या हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो ऐसा। तो ऐसी कौन सी आपने जो साल भर आपने जो इसका होमवर्क किया आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, वो क्या डिमांड्स हैं? ख़ास तौर पर दो चीज़ों को हमने इसका थीम बनाया है। एक ये है कि समावेशी शिक्षण सभी के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, और दूसरा सोशल जस्टिस। इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा मैनिफेस्टो हमने शामिल किया है। और उसमें भी एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन हो, एक्सेस हो सभी के लिए, और जो चीज़ें तय की जा रही हैं गवर्नमेंट्स के ज़रिए से, जो स्कूल्स की जो व्यवस्थाएं हैं, उसके सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके के कुछ डिमांड्स को हमने इसमें शामिल किया है। एक सबसे अहम डिमांड हमारा ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक रिज़र्वेशन की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हम देखते हैं कि अलग अलग जो रिपोर्ट्स और सर्वेज़ अल्पसंख्यकों के एजुकेशन के ताल्लुक से आ रहे हैं, उसमें भी ख़ास तौर पर मुसलमानों के एजुकेशन के ताल्लुक से आ रहे हैं कि हायर एजुकेशन में और ड्रॉप आउट में उनका रेशियो जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ड्रॉप आउट्स कम्युनिटी से बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। हायर स्टडीज़ में जो जाने का जो स्वभाव और जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें भी गिरावट महसूस की जा रही है। तो ये बहुत चिंताजनक है एक देश के लिए कि देश में एक बड़ी कम्युनिटी है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो हायर स्टडीज़ की तरफ और ड्रॉप आउट्स की तरफ वो अच्छे से नहीं जा पा रही। तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था
गवर्नमेंट की तरफ से बनाने की ज़रूरत है। तो हम एक डिमांड हमारी उसमें एक बड़ी डिमांड ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए एक रिज़र्वेशन की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, जिसमें जो रघुराधन रिपोर्ट में बताया गया था कि 10% जो है मुस्लिम्स के लिए रिज़र्वेशन हो और 5% अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रिज़र्वेशन हो। एक मेजर डिमांड हम उसमें ये कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि एजुकेशन जो है वो उस सभी के लिए उसमें एक्सेस आसानी से होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जो बुनियादी और फंडामेंटल राइट है तमाम नागरिकों का कि एजुकेशन वो हासिल करे, तो वो प्राइमरी से लेकर पीजी तक का उसके लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए। ये एक बड़ी हमारी मेजर डिमांड है कि फ्री एजुकेशन सभी के लिए हो, एक्सेस आसानी से एक्सेस हो, इस तरीके का एजुकेशन सभी के लिए हो। तो एजुकेशन में ये मेजर हमारी बड़ी 2 डिमांड्स हैं। उसके अलावा हम समझते हैं कि रोहित वेमुला एक्ट जिसकी चर्चा बार बार होती रही है, हम भी करते हैं और दीगर ऑर्गेनाइजेशन भी उस ताल्लुक़ से चर्चा करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कैंपसेस में जो लोकतांत्रिक माहौल बनना चाहिए, कैंपसेस में जो आज़ादी स्टूडेंट्स को महसूस होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स और छात्र आ रहे हैं इतनी मेहनत से वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए एक साजगार और एक अच्छा माहौल होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रोहित वेमुला एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस तरह की मोटी मोटी हमारी बड़ी डिमांड्स हैं। और एक ख़ास और डिमांड ये है कि एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है गवर्नमेंट को लाना चाहिए। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए ख़ास तौर पर वो उसको लेके आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। तो उसके अलग अलग वाक़यात, उसके सर्वेज आते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन मीडिया में। तो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए आने चाहिए। और रोज़गार गारंटी अधिनियम गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए। एक बड़ी हमारी मेजर डिमांड ये है कि रोज़गार जो है वो सभी युवाओं का हक़ है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो युवा बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाए, जो पद जो खाली हैं उन पदों को भरा जाए। तो रोज़गार अधिनियम, रोज़गार गारंटी अधिनियम एक्ट जो है गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए। ये कुछ मेजर डिमांड्स हम इसमें कर रहे हैं। और भी बहुत सारी डिमांड्स इसमें आप जब देखेंगे तो मिलेंगी। मुनव्वर साहब, जैसे आपने कहा कि कई सारी डिमांड्स रखी, उन डिमांड ये सारी आपके जो सर्वे है उसके थ्रू आपको समझ में आया, उसके हिसाब से ही मेरे ख्याल से कर रहे हो। कुछ और एक्स्ट्रा भी होंगी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने शायद स्टडी किया होगा, कुछ चीज़ें की गई होंगी। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जैसे आप एक जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक तो ये कि आप क्वालिटी एजुकेशन और सबको बराबर एजुकेशन चाहते हैं, फ्री एजुकेशन चाहते हैं, प्राइमरी टू पीजी। सही, यही आपका कहना है। अब इसमें आप जैसे जो माइनॉरिटीज़ की जब बात करते हैं तो आप माइनॉरिटीज़ में क्या सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करते हैं या कि मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं? नहीं, इस बात तो सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की है या वो तमाम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। आप देखिए कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में एसटी, एससी, ओबीसीज हमारे हैं। उसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं। आप देखिए कि उस पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही सर्वेज अलग अलग कराए जाते हैं। तो उसमें जो ख़ास तौर पर जब सर्वे हुआ और रिलीजियस माइनॉरिटी में मुसलमानों के हालात पर सर्वे आया कि उनके एजुकेशन का क्या हाल है, तो जो एवरेज जो लिटरेसी रेट है इंडिया का उससे भी कम जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का है। तो हम ये चाहते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का या किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का ख़ास ख्याल गवर्नमेंट को रखना चाहिए। तो मतलब बेसिकली आप मुस्लिम कम्युनिटी पे फोकस कर रहे हैं ना इस बात को? नहीं, सभी कम्युनिटीज़ हैं, उसमें ख़ास तौर पर जो मुसलमानों में फ़िलवक्त ड्रॉप आउट के जो हालात हैं, जो चिंताजनक हमें महसूस होते हैं, हम ख़ास तौर पर उस पर भी फोकस करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये एक चीज़ जैसे आपने कहा कि जो है रिलीजियसली अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे जब आपने ख़ास तौर पे जब ये शब्द कहा है मुसलमानों के लिए कि वो उनका एवरेज जो है उससे भी कम है उनका, तो अब इस चीज़ में अगर हम ये देखें कि जैसे SC, ST, OBC
की जब बात की जाती है तो ओबीसी, एसटी ये सब मुसलमानों में भी हैं जी ऑलरेडी हैं, एससी नहीं है उसमें, ऐसे नहीं। लेकिन एसटी ओबीसी हैं वो ऑलरेडी। तो वो क्या आप, क्योंकि अभी तो ओबीसी का ही कोटा और वो पर्याप्त नहीं हुआ है, इसको लेकर ही बातें हो रही हैं, जाति जनगणना की बात भी इसी वजह से हो रही है। अगर वो फुलफिल हो जाता है उस रूप में, चाहे वो एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में, तब क्या इसके लिए स्पेसिफिक कोई धार्मिक तौर पे कोई ज़रूरत होगी इसके लिए? असल में धार्मिक तौर पर ज़रूरत की बात के बजाय आप ये देखिए कि हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग धर्मों से बना हुआ एक देश है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो नागरिक समानता है, नागरिक की समानता पे भी अलग अलग डिस्कशंस आपको मिलेंगे कि समान नागरिक व्यवस्था जब हमें बनानी है तो उसमें हमने फिर देखा कि जब एक वक्त में वो ज़रूरत थी तो अंबेडकर साहब ने जब वो डिमांड लाया और वो रिजर्वेशन का एक कानून लाया एसटी, एससी, ओबीसीज़ के लिए, है ना, तो हम देखते हैं कि समान नागरिक बनने का हक जो है तमाम कम्युनिटीज़ और तमाम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। तो उसमें भी जब आप देखेंगे हिंदुस्तान में कि अगर कोई कम्युनिटी जो है वो बैकवर्ड हो रही है, वो एजुकेशन में पीछे हो रही है, तो देश की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसे उस बैकवर्डनेस से निकाल के बाहर लाए। तो अभी अगर ज़रूरत है उस चीज़ की तो हम ये डिमांड कर रहे हैं, अगर वो उन तमाम चीज़ें फुलफ़िल हो जाते तो अच्छी बात है, फुलफ़िल हो जाए। वो चीज़, उस चीज़ की जो आप इक्विटी की बात कर रहे हैं कि उसके लिए रिजर्वेशन या तमाम पॉलिसीज़ लाई गई, हमारे संविधान ने उसकी व्यवस्था की इसी में ही, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी का जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसमें तो ऑलरेडी वो धार्मिक समूह भी शामिल हैं ही। नहीं, धार्मिक समूह के अलावा भी अभी आप देखिए कि उसमें तमाम, आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि एसटी, एससी, ओबीसी में कुछ मुसलमानों के कुछ कम्युनिटीज़ उसमें होते हैं, कुछ हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जनरल कम्युनिटी का भी होता है जो रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर होता है, वो जो जनरल कैटेगरी में जो शामिल होता है। तो उनको ईडब्ल्यूएस मिल रहा है? हाँ, यानी मिल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी के तौर पर एक कम्युनिटी के तौर पर जो हालात हैं आप देखिए, उसमें ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड है, हम उसमें 2-3 चीज़ और उसमें जो रखे हैं हमने, आप देखेंगे तो वो ये है कि जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ जो ऐसे गांव हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा है, उन गांवों में भी स्कूल्स की अच्छी व्यवस्था हो, उन गांवों में यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी व्यवस्था हो, उन शहरों में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी व्यवस्था हो। ये क्वेश्चन आपका एक अलग क्वेश्चन है कि जिन जगहों पर वो चीज़ नहीं है, जिन जगह पे स्कूल ही नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर वो चीज़ बने होगी तो फिर वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। वो कहीं पे भी हो सकता है। ये उसके पिछड़ेपन को दूर करने का एक ऐसी संस्था होंगी वो, लेकिन इसमें उसका धार्मिक होने से कोई क्या लेना देना है? नहीं, धार्मिक, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई कम्युनिटी, मेरा मतलब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ मैं। क्या आपको ऐसा लगता है, आपके पास कोई ऐसा सर्वे है कि जिन क्षेत्रों में मान लीजिए धार्मिक समूह, खास तौर पे अगर इंडिया में कहें तो सबसे बड़ा जो धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है वो मुस्लिम कम्युनिटी है जी, और भी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और पारसी हैं, तमाम लोग भी हैं, लेकिन जो बड़ा समूह है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी जिन पॉकेट्स में या जिन इलाकों में जहाँ पर उनकी आबादी ज़्यादा है, क्या वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं नहीं हैं, या नहीं खुल रहे हैं, या नहीं खोले जाते हैं, या क्यों नहीं खोले जाते हैं, इसका कोई स्टडी आप लोगों का होगा? जी हुए। आप देखिए हिंदुस्तान में ऐसे कई बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहाँ पर पब्लिक एजुकेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। जैसे आप लीजिए कि हमारी एक डिमांड यूपी के ताल्लुक से, हम यूपी में बैठे हुए हैं, तो यूपी में संभल में हम चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये कॉन्क्रीट डिमांड हाँ, कॉन्क्रीट है नहीं, ये है नहीं, जो मैं आपको जिस तरफ में इशारा कर रहा था कि वो डिस्ट्रिक्ट्स, वो इलाके जो पिछड़े हैं जहाँ पर उस चीज़ की व्यवस्था नहीं है, तो एक ये कि हम वो कॉन्क्रीट डिमांड है वो कि संभल में एक यूनिवर्सिटी की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2 मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारी हैं, जिसकी ऑफ कैंपस की व्यवस्था
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से की जाती है। वो है एक AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और दूसरा मानू है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है हमारा। तो इनके ऑफ कैंपसेस की व्यवस्था आप देखेंगे कि बहुत सारी इलाकों में, बिहार में है, यूपी में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग जगहों पर बनाए भी गए हैं और उसके प्रावधान भी हैं, और उसके लिए फ़ंड्स वगैरह भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एलोकेट किए जाते हैं। और तो दूसरा मेजर डिमांड हमारा वो भी है उसमें कि उनके लिए जो फ़ंड की व्यवस्था जो एलोकेट की गई है वो उसे जल्द रिलीज़ किया जाए, वहाँ पर बनाया जाए और वहाँ पर ऑफ कैंपसेस को मजबूत किए जाएं, ताकि जो बच्चे डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से नहीं जुड़ पा रहे हैं या वो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो उन ऑफ कैंपसेस के ज़रिए से भी उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक वो आ पाएँ। अच्छा, ये एक बात आपकी जो बातचीत में भी आई कि आप सोशल जस्टिस को जो है कैंपसेस में जो आप बात कर रहे हैं, एक सवाल ये मेरे पास आया है और लोगों की तरफ से आता रहता है अक्सर कि जैसे AMU है जी या जामिया है, इन यूनिवर्सिटीज़ को में जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर ही एक सोशल इनजस्टिस का एक कुछ सिस्टम रहता है। वो ये कि जो मुस्लिम अपर क्लास है उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है या उनको एक प्रकार का रिजर्वेशन रहता है, जबकि मुस्लिम पसमानदा कम्युनिटी से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर वो तवज्जो नहीं मिलती, उनके एडमिशन में नहीं मिलती, उनकी तमाम चीज़ों को लेके, या वहाँ का जो भी टीचिंग स्टाफ है उसमें भर्तियों में भी नहीं मिलती। तो ये इस सारी चीज़ को लेके आपको कुछ ऐसा कभी महसूस हुआ? हमारा ये मानना है कि किसी भी समुदाय का, किसी भी कम्युनिटी का स्टूडेंट है, उसके लिए एजुकेशन का समान अधिकार हर मौके पर, हर जगह पर, ना ही सिर्फ एजुकेशन में बल्कि रोज़गार में, सोसाइटी में, तमाम जगह पर उसका वो समान अधिकार होना चाहिए। वो समान अधिकार हमें संविधान के ज़रिए से पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको समान नज़र से देखता है, तमाम नागरिक उसके लिए समान है। तो वो व्यवस्था अगर ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं, अगर होती हैं, तो उसको एडजस्ट करने की, उसको रिज़ोल्व करने की बड़ी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर वो एडमिशन में वो तमाम चीज़ें हो रही हैं, हम देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर एडमिशन्स वगैरह जो होते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह से हो जाते हैं। तो हमारा ये मानना है, हमारा जो स्टैंड इस पर है वो ये है कि वो समान अधिकार सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि उसके लिए हम उस पर फोकस करते हुए हमारा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी कास्ट या किसी कम्युनिटी के नाम की वजह से उसे एक्सेस दिया जाए और बाकी लोगों को पीछे रखा जाए। तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है कि गवर्नमेंट की इस पे कड़ी नज़र होनी चाहिए कि वो इंटर कम्युनिटी हो, चाहे कम्युनिटीज़ के दरमियान हो, चाहे धर्मों के दरमियान हो, वो किसी भी तरीके की असमानता की व्यवस्था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा साजगार डेमोक्रेटिक माहौल वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैं हमेशा SIU के जिन भी पदाधिकारियों से मेरी बात पहले भी हुई है, उनसे भी मैंने पूछा है, आपसे भी करता हूँ ये बात, कि SIU वैसे तो आम छात्रों की बात करता है, लेकिन ख़ास तौर पे मुस्लिम छात्रों की बात करता है, क्योंकि उसके मेंबर भी मुस्लिम ही हो सकते हैं। जी। ये उसका एक फ्रेमवर्क है जी, कि आपके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर हो सकते हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट ही हो सकते हैं। सही। आप जब ये बात करते हैं कि हमें एक समान ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा देश या ऐसा समाज बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें सब लोगों को बराबर मौका मिले, तो SIU ने ऐसा प्रावधान क्यों किया है कि उसमें केवल मुस्लिम छात्रों को एंट्री मिली है? हाँ। इसका कारण SIU एक स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं यानी पूरा वो उसका आपको जवाब दे रहा हूँ कि SIU एक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। वो मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान वो बनी है। आप देखेंगे कि किसी भी कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए, किसी भी कम्युनिटी के फ्लिपमेंट के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है ना। तो मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान वो व्यवस्था एक SIU है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फ़िक्र जो है वो भी इस्लाम है, इस्लाम के बेस पर वो बनी है
कि जो भी स्टूडेंट है, हम चाहते हैं कि वो यानी वो मुस्लिम कम्युनिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम मानते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक़ से, मुस्लिम कम्युनिटी के एफलिपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और साथ में जब हम एक कम्युनिटी के तौर पर अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है, एज अ कम्युनिटी भी ये ज़िम्मेदारी है कि देश की सफलता के लिए, देश के विकास के लिए हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो हम जो है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काम नहीं करते, यानी एज अ मुस्लिम कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए एक तो काम करते हैं, और दूसरा है कि एज अ कम्युनिटी जब हम इस देश में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश के कंट्रीब्यूशन में भी हमारा रोल हो, हमारा हिस्सा हो, तो इसके लिए भी हम काम करते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपका मतलब, मैं अपनी बात फिर से दोबारा आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम समाज में या हमारा संविधान या सारी चीज़ों को लेके हम जो बात करते हैं वो एक मतलब वर्गों का एक या समुदायों का उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उनका बराबर में आना चाहिए उनको, और जब तक बराबर नहीं हो जा रहे हैं तब तक जो नीचे है उसको खींच के ऊपर लाने की कोशिश करनी है हमको। सही, ठीक है, ये एक हमारा सिस्टम है। छात्र स्टूडेंट जो है वो अपने आप में एक ऐसा तबका है जिसमें मिले जुले पूरे सभी समाज के सभी तरह के लोगों के घरों परिवार बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनको सबको लगभग कुछ चीज़ें एक जैसी फेस करनी होती हैं। पढ़ना एक जैसा है, किताबें एक जैसी हैं, सिलेबस एक जैसा है, माहौल एक जैसा मिलता है उनको वहाँ पर, चाहे अच्छा है या बुरा है जो भी है, उनको सबको एक जैसा, उनकी फीसेस वगैरह सब चीज़ों को लेकर ऐसी एक जैसा ही रहता है। इसी वजह से छात्र संगठन बनते हैं, लेकिन कोई धार्मिक छात्र संगठन बनता हुआ नहीं दिखता है। एक आपका संगठन है, जैसे जो आपने बताया इस्लाम के बेस पे आपके जो उसके आदर्श हैं उसके आधार पे आप का ये संगठन काम करता है छात्रों के बीच में। इसी तरीके से क्या कोई बौद्ध छात्र संगठन, जैन छात्र संगठन या कोई ब्राह्मण छात्र संगठन, हिंदू छात्र संगठन, कोई जाटव छात्र संगठन ऐसे बनाए जाने की ज़रूरत है फिर क्या किसी को, या आदिवासी छात्र संगठन इस रूप में? मेरा ये मानना है कि छात्र यानी धार्मिक संगठन का होना कोई बुरी बात नहीं है। संगठन बनते हैं उनके विचार से, उनके वैचारिक समूह से वो संगठन पनपते हैं, बनते हैं। तो हमारा जो संगठन है SIO जो है, उसका विचार जो है वो इस्लाम है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये होना अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारा विचार उस चीज़ से पनपा है, बना है, और हम उस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। ये SIO के तौर पर हम वो काम कर रहे हैं। तो वो होता है जो भी संगठन बनते हैं, आप देखेंगे दीगर जो स्टूडेंट छात्र संगठन भी बनते हैं, उसका एक विचार होता है, वो उस विचार से पनपता है, बनता है। जो भी दलित मूवमेंट्स उठती हैं, जो सेक्युलर मूवमेंट्स हम देखते हैं जो उठती हैं, तो उसका वो विचार है, कोर आइडिया जो है वो होता है। जो दलित मूवमेंट्स उठती हैं तो उसका एक कोर आइडिया होता है। तो इसी तरह तमाम संगठन या विचार जो अलग अलग होते हैं उसका खुद का भी एक कोर आइडिया होता है जिसपे से वो बनती है, पनपती है। तो हमारा एक जो कोर आइडिया है वो इस्लाम है, तो इसके लिए हम एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा मतलब यही तो कह रहा हूँ मैं कि जिसका भी कोर आइडिया, किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है वो आमतौर पर डेमोक्रेसी का कोर आइडिया होता है, उसका आदर्श उसमें कोई भी हो सकते हैं, निजी मान्यता किसी की कुछ भी हो सकती है। जैसे कोई चाहे वो छात्र संगठन हो या कोई इस तरह का कोई भी राजनीतिक दल भी हो सकता है, वो अपना फ्रेमवर्क जो बनाएगा वो तो डेमोक्रेटिक ही बनाएगा जी। उसका मेन मोटो डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करना या उसको सुरक्षित करना या उसमें खुद जीना, ये वो अपने आम आदर्श होते हैं, उसके आइडियल्स होते हैं। उसके अंदर जो मेंबर है उसका जो भी कोई लीडर भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है, वो उसकी निजी मान्यताएं कुछ भी हो सकती हैं, वो धार्मिक मान्यताएं कुछ हो सकती हैं, उसकी व्यक्तिगत आदर्श भी कुछ और हो सकता है, लेकिन संगठन अपने आदर्श एक सामाजिक रूप में बनाते हैं, धार्मिक रूप से नहीं बनाते हैं। छात्र संगठनों में भी मैंने यही देखा है। और लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में थोड़ा सा अलग जो मुझे लगता है वो ये है
कि वो छात्रों को एक पहले धार्मिक समूह के रूप में एकजुट करता है और फिर उसको छात्र के तौर पे ट्रीट भी करता है। ये इस तरह का मुझे ये पहला ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, या हो सकता है और कोई हो, अगर होगा तो आपकी जानकारी में हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ ठीक है, वो यूनिकनेस अलग अलग हो सकती है। हम जो कहना चाह रहे हैं कि तो इस चीज़ से इंडियन डेमोक्रेसी में ये क्या कोई कभी कोई टकराहट इस रूप में नहीं है? नहीं है, वो मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी में वो समावेशी व्यवस्था मौजूद है कि इंसान अपने आइडिया के साथ, इंसान अपने विचारों के साथ काम कर सकता है। मैं आपको जो बुनियादी तौर पर बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी में उस चीज़ की व्यवस्था मौजूद है कि इंसान धार्मिक तौर पर आज़ाद है, इंसान वैचारिक तौर पर आज़ाद है, वो इंसान धार्मिक तौर पर संगठित होकर काम कर सकता है, इंसान वैचारिक तौर पर संगठित होकर काम कर सकता है। तो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो विचार है, उस तौर पर हम संगठित होकर काम कर रहे हैं। मसला ये होगा, बड़ा सवाल तब इस पे होगा कि धार्मिक तौर पर संगठित होकर अनडेमोक्रेटिक काम किए जाएं। हमारा आइडिया जो है वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में रहकर, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में काम करने का आइडिया है। वैचारिक तौर पर हम इस्लाम से करीब हैं। तो ये कोई अनडेमोक्रेटिक बात नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की व्यवस्था का होना या इस तरीके के विचार के साथ चलना, ये हमारे ही डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में इसका माहौल बना हुआ है और लोग काम भी करते हैं, हम इसीलिए काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ टीवी से बात करने के लिए। मुनव्वर हुसैन साहब ने काफ़ी विस्तार से अपनी बातचीत को रखा है। हमने उनसे कई सारे ऐसे सवाल किए जिन पे कि अभी और विस्तार से बात करने की ज़रूरत होगी भविष्य में। और अभी फ़िलहाल उनका उद्देश्य है कि उन्होंने इस इलेक्शंस में छात्रों, युवाओं की जो डिमांड्स को जो उन्होंने कलेक्ट किया है उसको प्रत्याशी और राजनीतिक दलों तक ले जाने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से छात्र युवाओं के लिए क्या जो प्रत्याशी हैं वो कर सकते हैं, या भविष्य में बनने वाली सरकार वो क्या कर सकती है और उसको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया।